हेलो एवरीबॉडी। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट को कंटिन्यू करते हुए आईआर अर्थात अवरक्त स्पेक्ट्रमी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका दूसरा नाम कंपन स्पेक्ट्रम भी होता है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आती है, इसका जो सोर्स है वो अणुओं में कंपन के कारण होता है। यहाँ पे लिख भी रखा है आईआर या अवरक्त स्पेक्ट्रम, उनको कंपन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसलिए यह स्पेक्ट्रम अणु की कंपन व घूर्णन ऊर्जाओं के एक साथ संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। These spectra arise due to vibrational as well as rotational motion in the molecule। यहाँ पे देखिए घूर्णन भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि कोई भी कंपन घूर्णन के बगैर संपन्न नहीं होता। जब भी कंपन होता है तो उसके साथ घूर्णन भी होता है, इसलिए कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम भी इनको बोलते हैं। खाली कंपन ही नहीं है, कंपन के साथ घूर्णन भी है। इनके लिए वांछित ऊर्जा अवरक्त क्षेत्र से अवशोषित होती है। फॉर दिस ट्रांजिशन द रिक्वायर्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम आईआर रीजन, अतः इन्हें आईआर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड आईआर स्पेक्ट्रा। क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन के साथ रोटेशनल होते हैं ऑफ कोर्स, तो उसके लिए एनर्जी आईआर क्षेत्र से ही होती है। थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी है रोटेशनल के मुकाबले, और आईआर क्षेत्र से अवशोषण की वजह से इनका नाम आईआर स्पेक्ट्रा हो गया, इंफ्रारेड अवरक्त। इसमें एक नोट डाल रखा है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जल को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता विलायक के रूप में, क्योंकि जल स्वयं आईआर क्षेत्र से अवशोषण करता है। टू ऑब्टेन आईआर स्पेक्ट्रम वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इटसेल्फ एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम इंफ्रारेड रीजन। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वाई वाटर शुड नॉट बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। सो द रीज़न इज दैट द सॉल्वेंट शुड बी दैट it should be inert towards IR absorption. Water itself absorbs IR radiations, that is why it is not used as solvent. अब देखिए आईआर स्पेक्ट्रम की शर्तें क्या हैं। आईआर स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी कंडीशंस फॉर आईआर स्पेक्ट्रम। पहला तो ये है, कंपन के दौरान अणु का विद्युत आघूर्ण परिवर्तित होना चाहिए। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल शुड चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। यदि हम इसको एलोबरेट करें, आगे बढ़ें, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपन के दौरान उसका डाइपोल मोमेंट बदलना चाहिए। भले ही उसमें शुरू में डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन कंपन के दौरान यदि डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, बदल जाता है, तो वो आईआर एक्टिव होगा। देखिए इसी को ABC 3 पॉइंट से हमने समझा रखा है। पहला ही पॉइंट है, इसके 3 हिस्से हमने कर लिए हैं। द्विसमनाभिकीय अणु, द्विसमनाभिकीय मतलब है होमो न्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल सच एज O2 Cl2 H2 एट्सेट्रा आईआर सक्रिय नहीं होते, क्योंकि इनके कंपन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बदलता। यदि कोई डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है O2 Cl2 H2 एट्सेट्रा, दे आर IR inactive because during the vibration, because they have only one vibrational mode, and during the vibration their dipole moment do not change। यहाँ पे O2 Cl2 H2 जो हमने एग्जांपल दिया था है द्विसमनाभिकीय का, इसमें शुरू में भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, और जब वाइब्रेट करते हैं तब भी इनका ज़ीरो ही बना रहता है। तो ये इसलिए ये आईआर एक्टिव नहीं होते हैं। बी केस विषम नाभिकीय अणु जैसे HCl HF, ये भी डाई एटोमिक हैं। विषम नाभिकीय मतलब हेटेरो एटोमिक मॉलिक्यूल सच एज HCl HF, दे आर आईआर एक्टिव। ये आईआर सक्रिय होते हैं क्योंकि इनके कंपन में द्विध्रुव आघूर्ण बदलते हैं। अब देखिए इसमें दे आर आईआर एक्टिव बिकॉज ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन द डाइपोल मोमेंट चेंज। HCl HF जो हैं हेटेरो एटोमिक मॉलिक्यूल, इनमें शुरू में भी डाइपोल मोमेंट है, और जब ये वाइब्रेशन बताएंगे, एक ही सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तब इनका डाइपोल मोमेंट पहले जो उसके मुकाबले कम या ज़्यादा होता रहता है। तो सपोज़
पहले x था सपोज यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, उसके बाद y हो जाएगा। कंपन से पहले भी था, कंपन के दौरान भी है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल रहा है इसलिए दे आर आई आर एक्टिव। तो इससे आप यही समझ गए होंगे कि जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता था कि जिनके डाइपोल मोमेंट परमानेंट होते हैं वो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम देते थे। तो आप ये समझ रहे होंगे कि इनके भी परमानेंटली डाइपोल मोमेंट जिनके होंगे वो भी IR एक्टिव होंगे। ये डाई एटॉमिक के लिए तक तो ये सही है। बहुनाभिकीय अणु पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज CO2 CH4, यदि हम इनकी बात देखें में इनमें कुछ विधाएं IR सक्रिय होती हैं जिनके कंपन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण बदलते हैं। देखिए CO2 में शुरू में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, CH4 में शुरू में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते। ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कंपन की विधाएं बहुत सारी होती हैं। आगे पढ़ोगे आप 3n-5 और 3n-6 के अनुसार आपको कंपन की विधाएं आपको मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि इनके डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हैं तो ये सब IR इनएक्टिव हैं, ये IR स्पेक्ट्रम नहीं देते। भले ही शुरू में इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, लेकिन कुछ विधाएं इनकी ऐसी होती हैं जिन विधाओं में यदि ये कंपन करते हैं तो उस कंपन के दौरान उन विधाओं में डाइपोल मोमेंट बदलते हैं, तो वो कंपन इसके IR सक्रिय होंगे CO2 और CH4 के, जिनमें डाइपोल मोमेंट बदलता है कंपन के दौरान। कुछ IR सक्रिय होंगे, कुछ IR सक्रिय नहीं होंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है, हम ये नहीं कहते इसकी शर्त में कि इसमें मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट परमानेंट होना ही चाहिए। हाँ, ये डाईएटॉमिक के लिए तो सही है। यदि कोई डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मूवमेंट है तो वो IR सक्रिय होगा। और यदि कोई डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाईएटॉमिक का मतलब जिसमें दो एटम हों, यदि कोई डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो वो IR सक्रिय नहीं होगा। लेकिन यदि डाईएटॉमिक से कॉम्प्लेक्स है, जैसे CO2 है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये भी IR सक्रिय होगा। इसकी कुछ विधाएं IR सक्रिय हैं और कुछ विधाएं IR सक्रिय नहीं हैं। ऐसे ही CH4 में कुछ विधाएं IR सक्रिय हैं और कुछ विधाएं IR सक्रिय नहीं हैं। तो यही शर्त था पहले कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन द डाइपोल मोमेंट शुड चेंज। और सेकंड जो शर्त है वो यही है कि विकिरण की आवृत्ति और कंपन की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। तो यदि कंपन की आवृत्ति 1100 हर्ट्ज है या ज़्यादातर सेंटीमीटर इनवर्स में होते हैं, तो आपको रेडिएशन भी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के ही होने चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक इसका अपीयरेंस का है, किस तरह से दिखता है, तो आपको बता देते हैं कि IR स्पेक्ट्रम प्राय पारगम्यता का मतलब ट्रांसमिटेंस, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस तथा तरंग संख्या, और वो भी सेंटीमीटर इनवर्स में प्राय ली जाती है, के मध्य ग्राफ द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार का अपीयरेंस होता है। एक एक्सिस वाई एक्सिस पर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है और एक्सिस पर सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर है या तरंग संख्या है। इस तरह से IR स्पेक्ट्रम आपको दिखते हैं। जहाँ तक ट्रांसमिटेंस का सवाल है, पारगम्यता का सवाल है, आपको ये बता देते हैं I0 आपतित प्रकाश है, उसको IA प्लस IT से लिखा गया। IA का मतलब है कुछ प्रकाश अवशोषित हुआ और बाकी आपका पारगमित हुआ, तो IA प्लस IT हो गया I0। यहाँ लिख रखा है I0 आपतित प्रकाश है, IT पारगमित प्रकाश की तीव्रता है और IA अवशोषित प्रकाश है। कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, बाकी ट्रांसमिट हो जाता है। स्कैटर्ड रेडिएशन को नेग्लेक्ट कर रखा है। तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है, जो तीव्रता ट्रांसमिट हुई IT डिवाइड बाई I0 इंटू 100, ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम के अपीयरेंस भी बता दिया, किस तरह से अक्सर होता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। कंपन की जहाँ तक मूल विधाओं की संख्या है, तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में अभी हम जो बोल रहे थे वो यही है। कंपन की वह विधा, पहले इनकी डेफिनेशन बता दिए हैं। कंपन की वह विधा जिसमें परमाणु अपनी साम्यावस्था के प्रति सरल आवर्त गति रखें, अपने मुड़ने के स्थान पर एक साथ पहुँचें तथा गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति अपरिवर्तित रहे, कंपन की सामान्य विधा कहलाती है।
ये डेफिनेशन है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की। नॉर्मल मोड ऑफ, इंग्लिश में बताता हूँ, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज दैट मोड ऑफ वाइब्रेशन इन विच द atoms are in simple harmonic motion with respect to their mean position and reach their turning point simultaneously, and the center of gravity of the molecule remains unchanged. That is called normal mode of vibration. और इनकी जो संख्या होती है कंपन के सामान्य विधाओं की संख्या, वो इस तरह से है 3n-5 होगी रेखीय अणु के लिए और 3n-6 होगी अरेखीय अणु के लिए। द नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इस तरह से होते हैं। अरेखीय आप जानते हो, अरेखीय जो अणु लीनियर नहीं होता उसके लिए 3n-6 है, और 3n-5 रेखीय अणु के लिए जो लीनियर है। ओके, तो इस तरह से यदि यहाँ n क्या है, n है परमाणुओं की संख्या है अणु में कितने परमाणु हैं। जैसे HCl में 2 होते हैं, H2 में 2 होते हैं, CO2 में 3 हो जाएंगे, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, CH4 में 5 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मीथेन में 3 × 5, 5 × 15 - 6, 9 आपको कंपन की विधाएँ होंगी। उसमें कुछ IR सक्रिय होंगे, कुछ IR सक्रिय नहीं होंगे। अब कंपन के प्रकार पे डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस में पहला है तनन कंपन, ये इंग्लिश में भी लिख सकते हो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस नाम से ही पता लग रहा है, इन कंपनों में बंध लंबाई घटती व बढ़ती जाती है, परंतु बंध कोण परिवर्तित नहीं होते। इन दीज वाइब्रेशंस द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस keeps on changing. At one extreme it decreases, at other extreme it increases, but the bond angle remains unchanged. और दूसरे प्रकार के हैं बंकन कंपन अर्थात बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशंस में इन कंपनों में बंध कोण बदलते हैं परंतु बंध लंबाई परिवर्तित नहीं होती। इन दीज वाइब्रेशंस द बॉन्ड एंगल चेंज बट द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और द बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंज। ये दोनों में अंतर होता है कि तनन कंपन में अंतर्नाभिकीय दूरी या बंध दूरी घटती बढ़ती है, जबकि बंकन कंपन में उनके बीच का जो कोण होता है, बंध के बीच का जो कोण होता है वो बदलता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, बंध लंबाई नहीं बदलती। और ये भी एक नोट करने वाली बात है कि तनन कंपनों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनकी कंपन की आवृत्ति बंकन की आवृत्ति से सदैव अधिक होती है। इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशंस, सो दे अंडरगो रेजोनेंस एट हायर फ्रिक्वेंसी। तनन फ्रिक्वेंसी हमेशा बंकन के मुकाबले अधिक ही मिलेगी। और इनमें भी तनन कंपनों की संख्या n-1 होती है, जान लीजिए। 3n-5 और 3n-6 तो टोटल कंपनों की संख्या होती है या विधाओं की संख्या होती है, उसमें तनन कंपनों की संख्या n-1 होती है और बाकी जो बच गए हैं वो बंकन कंपन होते हैं। तो H2O में कंपनों की सामान्य विधाएं यहाँ पे इलस्ट्रेशन के रूप में हमने बता रखी हैं। आप देखिए कुल विधाएं क्या होंगी। 3n-6 के अनुसार H2O में 3 परमाणु हैं तो 3 × 3 9-6 3 विधाएं होंगी। इसमें तनन कंपन की विधाएं जैसा कि n-1 के अनुसार 2 होंगी। इसका मतलब है बंकन की 1 ही बच जाएगी। 3 तो टोटल थी, 2 इसमें तनन अर्थात स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे और केवल एक बंकन होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दिखा रखा है कि तनन में भी 2 हैं, सम्मित और असम्मित। देखिए ये आपका माध्य, ये मीन पोजीशन है। जो ये कंपन है इसमें देखिए कोण वही बना हुआ है, लेकिन O और H के बीच की दूरी एक एक्सट्रीम पर बढ़ गई है और एक एक्सट्रीम पर आपकी कम हो गई है, जबकि बंद कोण वही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की सम्मित क्यों बोला गया है कि जब एक H ने ऑक्सीजन से बंध दूरी बढ़ाई तो दूसरे ने भी उसके साथ ही बढ़ाई, और जब कम करी ऑक्सीजन से तो दूसरे ने भी कम करी।
तो ये यहाँ पर तनन तो इसलिए क्योंकि बंद दूरी घटी बढ़ी है, और सम्मित इसलिए कि एक साथ बढ़ी है और एक साथ ही कम हुई है। असम्मित तनन में हम देखेंगे कि माध्य अवस्था तो ये है, और इसमें एक हाइड्रोजन देखिए ये नज़दीक आया है तो दूसरा दूर गया उसके साथ, और दूसरे एक्सट्रीम में जो पहले दूर गया था वो अब नज़दीक आया है, और ये वाला आपका दूर गया था। तो ये तनन तो इसलिए है क्योंकि बंद दूरियां बदल रही हैं, बंद कोण वही है, और असम्मित इसलिए कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो केंद्रीय परमाणु था उसके पास आया तो दूसरा साथ साथ दूर चला गया, फिर दूसरा नज़दीक आया, पहला दूर चला गया, तो इसलिए असम्मित तनन है। और जो बंकन है देखिए ये यहाँ पर दिखा रखा है, ये माध्य अवस्था है जो H2O का नॉर्मल मॉलिक्यूल है। इसमें एक एक्सट्रीम ये है जिसमें बंद कोण कम हो गया है, लेकिन देखिए ज़रा बंद दूरी बदली नहीं है, और दूसरा एक्सट्रीम वो है जिसमें बंद कोण बदल गया है और बंद दूरी हालांकि वही के वही बनी है, तो ये बंकन। जहाँ तक CH2 समूह में कंपन की सवाल है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH2 ग्रुप आपको बहुत कॉमन मिलता है, तो तनन तो ऐसे ही है जैसे कि तनन कंपन तो वैसे ही जैसे कि वाटर में थे। देखिए सम्मित तनन में कार्बन इसमें कॉमन है दोनों हाइड्रोजन का, तो सम्मित में तो दोनों हाइड्रोजन दूर, एक एक्सट्रीम पर तो दोनों हाइड्रोजन नज़दीक आए, ये माध्य का है, माध्य बिंदु का है, और एक एक्सट्रीम पर दोनों हाइड्रोजन दूर चले गए। और असम्मित में एक हाइड्रोजन कार्बन के नज़दीक आया तो दूसरा दूर चला गया, और दूसरा फिर नज़दीक आया तो और पहला दूर चला गया। तो इस तरह से दो कंपन तो इसमें तनन के हैं, सम्मित और असम्मित। जहाँ तक बंकन का सवाल है तो इसको तल में होने वाले और तल के बाहर बंकन जो है इस तरह से इनको बांट रखा है, तो यही नया है, नहीं तो तनन तो उसी के थे जैसे वाटर के थे, उसी तरह के थे। अब एक ही तल में होने वाले कंपन में पहला है रॉकिंग। रॉकिंग में क्या है, जैसे देखिए ये CH2 जो समूह है ये कार्बन sp3 कार्बन के होने की वजह से एक तरफ तो आप देख रहे हो कि इस कार्बन से आपकी तरफ प्लेन से ऊपर है और एक बॉन्ड इसका प्लेन से नीचे है, लेकिन ये दोनों H हमने फिर प्लेन में ही दिखा रखे हैं। और रॉकिंग में क्या है कि ये जो है इस कंपन में कोई समूह एक ही तल में आगे पीछे झूलता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों H इसी तल में, या दोनों H एक साथ इस तरह से स्विंग करेंगे और दूसरे समय पर ये इस तरह से स्विंग करेंगे। यहाँ पर ये जो है ये जो आपका जो कंपन है ये तल में ही होता रहेगा, एक साथ ही दोनों H दाईं तरफ आ जाएंगे उसी तल में, और दूसरी बार में वही दोनों H बाईं तरफ चले जाएंगे उसी तल में। ठीक है, तो ये एक होगा। और दूसरा देखिए सिजरिंग, ये सिजरिंग हुई है जो H2O में आपने देखी बंकन में। इसमें क्या होगा, जैसे सिजरिंग का मतलब वो कैंची नुमा इसको बोलते हैं। इस कंपन में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन एक ही तल में एक दूसरे की तरफ एक साथ आते हैं और एक साथ ही दूर चले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका इक्विलिब्रियम CH2 ग्रुप है। इसमें आप देख सकते हो कि दोनों H एक साथ ही तल में नज़दीक आते हैं, आपका कोण घट जाएगा, और दूसरे ही क्षण दोनों H दूर दूर चले जाएंगे, ये कोण बढ़ जाता है। तो इसको सिजरिंग बोलते हैं। ये थे तल में होने वाले। अब हैं तल के बाहर अर्थात आउट ऑफ प्लेन। तो इसमें ट्विस्टिंग और वेगिंग दो होता है। ट्विस्टिंग में इसमें कंपन करने वाले समूह का एक रासायनिक बंध तल के ऊपर आता है, जबकि दूसरा बंध तल के नीचे चला जाता है। देखिए ये इस तरह से है, ये प्लस और माइनस से इसको दिखा रखा है। आप चाहो तो प्लस को अबव द प्लेन मान सकते हो और माइनस को बिलो द प्लेन मान सकते हो। कार्बन का वहीं रहेगा। हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन तल से ऊपर आया
तो उसी क्षण ये दूसरा हाइड्रोजन तल से नीचे चला गया, और दूसरे क्षण में जो ऊपर आया था हाइड्रोजन वो नीचे चला गया, और जो ऊपर आया था वो जो ऊपर आया वो नीचे चला गया, और जो नीचे गया था वो ऊपर आ गया। इस तरह से इसको ट्विस्टिंग बोलते हैं। और वैगिंग में इस कंपन करने वाले समूह दोनों बंध तल के ऊपर व नीचे एक साथ आते जाते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है, इसमें दोनों H कार्बन तो उस अनुसार एडजस्ट भी हो जाएगा। दोनों H जब तल से ऊपर की तरफ आएंगे तो ऑब्वियस है कि कार्बन तल से पीछे की तरफ खिसक जाएगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे मॉलिक्यूल की बनी रहे, और दोनों H यदि तल से नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, उस दौरान कार्बन तल के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह को वैगिंग बोलते हैं। इस तरह के जो कंपन, जो बेंडिंग का जो कंपन है उसको वैगिंग कहा जाता है। और ट्विस्टिंग में वो एक हाइड्रोजन ऊपर आया, दूसरा नीचे गया था। तो ये इस तरह से अंतर है, इन पर शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।